केजरीवाल की जमानत पर आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में होगी आज काफी अहम सुनवाई। सीबीआई ने कल केजरीवाल से पूछताछ की। सीबीआई की पूछताछ पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पूरी संभावना है। इससे पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने सीबीआई के साथ मिलकर केजरीवाल के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार करके उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची है। पूरा देश बीजेपी और केंद्र सरकार का अत्याचार और अन्याय देख रहा है। जुर्म, अत्याचार, जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है। और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। वहीं मंगलवार को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। और शपथ ग्रहण के दौरान हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। वहीं ओवैसी के इस नारे के बाद एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है। 18वीं लोकसभा में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को संसद की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जब शपथ पूरी की तो उन्होंने अंत में फिलिस्तीन का समर्थन किया। जय तेलंगाना, जय तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिस पर विवाद बढ़ने के बाद एआईएमआईएम की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए एक कैंप लगाया गया है, जिसमें खाना तैयार किया जा रहा है। फिलिस्तीन के युद्धग्रस्त लोगों को मदद पहुंचाने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसका आयोजन किया था। एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया है कि फिलिस्तीन भारत के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। फिलिस्तीन और वहाँ के लोगों से भारत का हमेशा से अहम रिश्ता रहा है। भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन किया है। ऐसे में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोलकर कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि वहाँ के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई है, जैसे कि पूरी दुनिया दिखा रही है। और देखिए बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर का आज होगा चुनाव। पीएम रखेंगे ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव। पर्ची के जरिए हो सकता है मतदान, जो जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन सकी। नतीजतन अब स्पीकर पद के लिए चुनाव होना तय है। एनडीए ने इस बार भी कोटा से सांसद ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश ने अपना नामांकन दाखिल किया। विपक्ष के पास लोकसभा में संख्या बल नहीं है। वहीं टीएमसी की तरफ से भी कहा गया है कि इसे लेकर उनसे सलाह मशवरा नहीं हुआ। इसके बाद भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। आमतौर पर लोकसभा स्पीकर आम सहमति से चुन लिया जाता है। ऐसा तीसरी बार होगा जब लोकसभा में स्पीकर के पद के लिए वोटिंग होगी। 1976 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। लोकसभा में फिलहाल बीजेपी के 240 सांसद हैं, टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद और अन्य सहयोगियों को जोड़ लिया जाए तो एनडीए गठबंधन के पास कुल 293 सांसद हैं। इन सभी सांसदों ने शपथ भी ले ली है, यानी ये स्पीकर के लिए वोट डालने के हकदार हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के पास कुल 235 सांसद हैं। इसमें 29 सांसद टीएमसी के भी हैं। अन्य के खाते में 14 सांसद हैं। वहीं 7 सांसदों ने अभी तक शपथ नहीं ली है। ऐसे में ये सांसद भी स्पीकर के लिए वोटिंग नहीं कर पाएंगे। अगर टीएमसी ने साथ नहीं दिया तो इंडिया के पास केवल 204 सांसद बचेंगे। हालांकि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला का आसानी से चुनाव जीतना तय माना जा रहा है।
और शिरोमणि अकाली दल के अंदर विरोध के सर फिर उठने लगे हैं। जालंधर में वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक की जिसमें उन्होंने पार्टी प्रमुख को बदलने की मांग की। देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अकाली दल में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि बड़े प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद से ही पार्टी के गिरते ग्राफ को लेकर वरिष्ठ नेताओं में रोष है। वे समय समय पर सुखबीर बादल के कई फैसलों का भी खुलकर विरोध कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ नेताओं ने सुखबीर को बदलने की मांग उठाई थी। अब चंदू माजरा का बयान सीधे सुखबीर बादल के लिए संकेत है कि वे प्रधान पद छोड़े और पार्टी को बचाने के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे और नेतृत्व में भी परिवर्तन जरूरी है। दरअसल वरिष्ठ नेता चंदू माजरा ने सुखबीर बादल का नाम लेकर कहा कि उन्हें बलिदान की भावना को समझना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अकाली दल ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट बठिंडा जीत पाई। इस सीट पर भी सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत की वजह से जीत मिली। पार्टी के 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में 27.45% वोट मिले थे, लेकिन इस चुनाव में उसे केवल 13.42% मत मिले। इधर पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की बात कही। कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। मैं उनके माता पिता मेरे पास आए थे, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। पोर्शे हिट एंड रन मामले में मारे गए युवक के पिता ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी है। अब खड़गपुर में तृणमूल कार्यकर्ता को सरेआम गोली मारी गई है। गोलीबारी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए 30 सेकंड में ये रिपोर्ट। फायरिंग की ये तस्वीर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 की है। मथुरा काटी इलाके में टीएमसी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं पर सरेआम फायरिंग की गई है। फायरिंग में 20 संतोष नामक कार्यकर्ता गोली लगने से घायल हो गया। आया था बाइक में 3 जन काला कपड़ा पहन के आया था। इतना गंदा फायरिंग स्टार्ट किया था। बात में लड़का लोग बच्चे थे, मेरा पैर फ्रैक्चर था। कितना राउंड गोली चलाया? 4-5 राउंड फायरिंग। सबके बाइक में था? एक बाइक में 3 जन आया। 3 जन था। हालांकि मेदिनीपुर टीएमसी के जिला अध्यक्ष सुजय हाजरा ने कहा है कि घटना का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। इधर राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे फैसले को लेकर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। आपको यह बता दें कि राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनने पर कांग्रेस की तरफ से क्या क्या कहा गया, यह आपको 90 सेकंड में हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जिसमें लगभग सभी पार्टी के नेता मौजूद थे। इसी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा हुई और फिर राहुल गांधी को इस पद की जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखा गया। संसदीय प्रतिभा के धनी 5वीं बार सांसद के रूप में लोकसभा में आने वाले राहुल जी, आप नेता विरोधी दल का पद स्वीकार करें। आपने स्वीकार कर लिया। अब मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी कदम कदम पर लोकतंत्र की मान्यताओं की हत्या करने के खिलाफ एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पूरा देश सुनेगा। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने भी राहुल गांधी को बधाई दी। TV9 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मीडिया प्रभारी रहते 2014 में आपसे ये पद संभालने की गुजारिश की थी। तब 2014 में संभाल लेते तो 2019 में ही हालात बदल जाते। खैर, तब नहीं अब सही आपने चीजें बदल दी, हालात बदलना शुरू।
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठ रही थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पर फैसला लेने को लेकर पार्टी से कुछ वक्त भी मांगा था। और एनडीए ने ओम बिरला को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया है। कौन कौन से नेता उनके नाम का प्रस्ताव रखने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सर बताइए। ओम बिरला के पक्ष में लोकसभा में 13 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। ये प्रस्ताव बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की ओर से पेश किए जाएंगे। एनडीए की तरफ से प्रस्तावक और अनुमोदकों के चयन के जरिए बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। महिला, आदिवासी और दलित वर्ग के नेताओं की ओर से प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके जरिए एनडीए की एकता और मजबूती दिखाने की कोशिश की जाएगी। भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं की ओर से प्रस्ताव लाया जाएगा। पहला प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का होगा। दूसरा प्रस्ताव ललन सिंह और राजकुमार सांगवान का होगा। तीसरा प्रस्ताव जीतन राम मांझी और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से होगा। चौथा प्रस्ताव अमित शाह और नितिन गडकरी पेश करेंगे। पांचवा प्रस्ताव प्रताप राव जाधव और सुनील तटकरे की तरफ से होगा। छठा प्रस्ताव चिराग पासवान और जयंता बसुमतारी पेश करेंगे। सातवां प्रस्ताव एच.डी. कुमारस्वामी और बी. भल भनिनी की तरफ से पेश किया जाएगा। आठवां प्रस्ताव राममोहन नायडू और देव रायलू की तरफ से आएगा। नौवां प्रस्ताव इंद्रहैंग सुब्बा और फणी भूषण चौधरी पेश करेंगे। 10वां प्रस्ताव अनुप्रिया पटेल और कृष्णपाल पेश करेंगे। 11वां प्रस्ताव वीरेंद्र कुमार और जुएल ओरांव की तरफ से रखा जाएगा। 12वां प्रस्ताव एसपी सिंह बघेल और पंकज चौधरी करेंगे। 13वां प्रस्ताव अन्नपूर्णा देवी और कमलजीत सहरावत की ओर से पेश होगा। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, पंजाब जम्मू बॉर्डर पर एक गांव में 2 संदिग्ध नजर आए। सोर्सेस के हवाले से खबर, पंजाब के कोट पटिया गांव में दिखे थे 2 संदिग्ध। दोनों संदिग्धों ने एक मजदूर के घर खाना भी खाया। पठानकोट पुलिस अलर्ट है, संदिग्धों की तलाश जारी है। तो आपको बता दें कि पठानकोट में 2 संदिग्धों के दिखने की जानकारी सामने आ रही। पंजाब जम्मू बॉर्डर का यह मामला है। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के लिए। मोहित, क्या जानकारी संदिग्धों के बारे में और सुरक्षा एजेंसियां अब किस तरह से आगे कार्रवाई कर रही हैं? देखिए, पंजाब जम्मू बॉर्डर पर आखिरी गांव है, गांव कोट पटिया। यहाँ पर देर रात ये 2 संदिग्ध देखे गए हैं। ये एक फार्म हाउस में जबरन घुसे, वहां पर एक मजदूर के घर पर खाना बनवाया और खाना खाया है। तो उसके बाद जो पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई है, जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका मोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जल्द से जल्द इन संदिग्धों को ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा की सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कैसे हरियाणा सरकार ने दी है बड़ी सौगात, आप देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले नायब सिंह सैनी की सरकार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 कैटेगरी में दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 करने का फैसला किया गया है। आपातकाल सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। हिंदी आंदोलनकारियों की भी पेंशन 1 जुलाई से 20,000 हो जाएगी। अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़े गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को अब 1 जुलाई से ये पेंशन 40,000 रुपया मिलनी शुरू हो जाएगी। और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद के रूप में शपथ के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाया, जिसके बाद विवाद हो गया, जिस पर ओवैसी ने सफाई भी दी है। ओवैसी ने क्या कहा है, देखिए 90 सेकंड्स में ये रिपोर्ट। जय भीम, जय मीम, जय। ओवैसी के नारे के बाद सदन में हंगामा हो गया।
एनडीए सांसदों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया, जिसके बाद चेयर पर बैठे राधा मोहन सिंह ने उसे रिकॉर्ड से निकालने का आदेश दे दिया। तब जाकर सदन में शांति हुई। बीजेपी ने ओबीसी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें संसद से अयोग्य ठहराए जाने का आधार है। बीजेपी ने अनुच्छेद 102 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब भारत माता जिंदाबाद नहीं बोल सकते और दूसरे देश का जिंदाबाद बोल रहे हैं, उसमें प्रश्न है, प्रश्न वहां। और उसके बाद विपक्ष मुंह बंद करके बैठे हुए थे। इस तरीके से ओत लेते समय मानसिकता और ऑपोजिशन का जो रूप आज देशवासी ने देखा है संसद में, ये बहुत ही चिंताजनक है। विवाद बढ़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन में कुछ भी गलत नहीं कहा। ओवैसी ने कहा उन्होंने संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए, नाम बोलने का बोल दिया, अब क्या है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री अब खुद अपना आयकर यानी कि इनकम टैक्स भरेंगे। राज्य में अभी तक सरकार मंत्री और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी। इस फैसले से अब शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। साल 1972 में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरने का नियम बना था। अब 52 साल बाद मोहन सरकार ने इसको बदल दिया है। आज कैबिनेट में सभी मंत्रियों की सहमति से ये फैसला लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मंत्री खुद अपना आयकर भरे। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 से 2024 के लिए मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष सहित 35 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने जमा किया था। पिछले 5 साल में मंत्रियों के आयकर पर करीब 3.5 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं। कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। इसके तहत शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि का नया फार्मूला लागू होगा। हमारे सरकार की संभावना वाले परस्पर सहयोग के प्रस्तावों को गति मिले और भारत सरकार के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चले। और अब खबर 5G स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई और पहले दिन 11,000 करोड़ की बोलियां लगी। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी कर रही है। इसमें 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड शामिल हैं। इस नीलामी में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया शिरकत कर रही हैं। रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बयाना राशि के रूप में 3000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जो टॉप 3 टेलीकॉम कंपनियों में शामिल भारतीय एयरटेल लिमिटेड से 3 गुना और वोडाफोन आइडिया से 10 गुना ज्यादा है। भारतीय एयरटेल ने 1050 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा की है। इस बार नीलामी में टेलीकॉम ऑपरेटरों से ज्यादा अच्छे रिस्पांस की उम्मीद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल ही कंपनियों ने काफी सारा स्पेक्ट्रम खरीदा था। कंपनियों का फोकस उन स्पेक्ट्रम के टॉप अप पर होगा जो उनके ऑपरेशन में है और एक्सपायर हो रहे हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट को नीलामी से करीब 10,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। और देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी खबर। हजारीबाग पहुंच गई है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने एसबीआई के अधिकारियों से पूछताछ की है। पेपर बॉक्स के पहुंचने की जांच की गई है। सीबीआई कुरियर कंपनी से भी सवाल कर सकती है। टीवी 9 ने दिखाया 2 घंटे में पेपर कैसे पहुंचाए गए। ई रिक्शा से पेपर पहुंचाया गया था। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची हुई है। स्कूल से लेकर एसबीआई ब्रांच तक किस तरह से पेपर को पहुंचाया गया, हर एक एंगल पर तफ्तीश हो रही है।